Good morning, everyone. So now we are approaching towards the last topic of this unit 4, that is axial flow compressor. ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, थोड़ा कंस्ट्रक्शन देखेंगे, फिर वर्किंग देखेंगे, देन वेलोसिटी ट्राइंगल देखेंगे. दिस इज सेकंड टाइप ऑफ रोटरी कंप्रेसर. हमने एक देखा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, उससे रिलेटेड पूरी थ्योरी देखी और कुछ न्यूमेरिकल भी देखे हमने. नेक्स्ट इज अवर एक्सियल फ्लो कंप्रेसर. एक्सियल फ्लो कंप्रेसर, जैसा कि हमने स्टीम टरबाइन देखा था जिसमें क्या होता था, फ्लूइड जो क्या होता था एक्सियल डायरेक्शन में फ्लो करता था. तो यहाँ पे भी जो हमारा फ्लूइड है वो एक्सियल डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्सियल फ्लो कंप्रेसर. और फ्लूइड क्या रहेगा हमारा, जनरली एयर रहता है. ठीक है. तो दिस इज द लेआउट ऑफ एक्सियल फ्लो कंप्रेसर. सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं अपन. देखिए, फ्लो एयर का डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रहेगा. इसमें एक रोटेटिंग ड्रम रहेगा जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. इट इज माउंटेड ऑन अ ड्राइव शाफ्ट. इस रोटेटिंग ड्रम के ऊपर फिक्स ब्लेड लगी है, सॉरी मूविंग ब्लेड लगी है, दैट विल रोटेट विथ दिस रोटेटिंग ड्रम विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर. ओके. दिस एस इज इनलेट गाइड वेंस, जिसको हम गाइड वेंस बोलते हैं या फिर स्टेटर भी बोलते हैं. और उसका फंक्शन क्या है, वो जो एयर आ रही है उसको प्रॉपर डायरेक्शन में गाइड भी करती है और वहाँ पे प्रेशर का भी वेरिएशन थोड़ा होता है. ठीक है. तो देयर इज अ स्टेटर ब्लेड एंड रोटर ब्लेड. स्टेटर ब्लेड इज फिक्स्ड विच इज माउंटेड ऑन अ केसिंग. वो केसिंग में लगी होती है और वो रोटेट नहीं होती, दैट इज स्टेशनरी ब्लेड. और जो रोटर ब्लेड है वो रोटेटिंग ड्रम में लगी होती है और वो रोटेट होती है. ठीक है. जब ड्राइव शाफ्ट में यहाँ पे पावर आता है तो ये पावर के कारण रोटेटिंग ड्रम रोटेट होता है और उसके कारण क्या रोटेट होता है, ये रोटर भी रोटेट होता है. एंड एयर comes from here and it will this stator will guide the air to a proper direction so that it will inlet to the rotor in favorable direction. okay. ठीक है. फिर यहाँ से एयर डिलीवर होती है. तो अपन देखते हैं इसका. सबसे पहले तो एक्सियल फ्लो कंप्रेसर क्या बताया हमने. फ्लो प्रोसीड थ्रू आउट द कंप्रेसर इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ मशीन. एक्सिस ऑफ मशीन क्या है, ये जो सेंटर लाइन दिख रही है डॉटेड लाइन, दिस इज एक्सिस ऑफ मशीन. तो जो एयर का डायरेक्शन रहेगा वो हमेशा पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ मशीन रहेगा. अगेन इट कंसिस्ट ऑफ रोटर एंड मूविंग ब्लेड एंड स्टेटर और फिक्स्ड ब्लेड. रोटर आर माउंटेड ऑन अ रोटेटिंग ड्रम, जो मैं बता चुका हूँ. स्टेटर आर फिक्स्ड टू द केसिंग. ओके. केसिंग में फिक्स रहता है स्टेटर और रोटर रोटेटिंग ड्रम में रहता है. अब देखिए, एक स्टेज किसको बोलते हैं, अगर एक स्टेटर और एक रोटेटिंग एलिमेंट मीन्स रोटर, ये रोटर है ये स्टेटर है, दोनों को मिला के एक स्टेज होता है मशीन का. ठीक है. तो ये जो अपन को फिगर दिख रहा है कितनी स्टेज मशीन है, 1 2 3 और 4 स्टेज एक्सियल फ्लो कंप्रेसर है. ठीक है. वन स्टेज ऑफ मशीन कंप्राइजेज ऑफ रो ऑफ रोटर ब्लेड फॉलोड बाय स्टेटर ब्लेड. ओके. तो रो, एक स्टेटर ब्लेड और एक रोटर ब्लेड के कॉम्बिनेशन को हम एक स्टेज बोलते हैं. ये देखिए, जो एरिया कंटिन्यूसली आपको डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे एरिया ज़्यादा है क्योंकि कोनिकल है. तो यहाँ पे जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं एरिया कम होते जा रहा है. ठीक है. इट इज़ बिकॉज टू मेंटेन द वेलोसिटी कांस्टेंट. ये क्या काम करता है, वेलोसिटी जो रहती है, एयर की वेलोसिटी जो रहेगी उसको कांस्टेंट रखने के लिए ये हमको हम इस टाइप से एरिया दे रहे हैं. क्योंकि जैसे ही वर्क इनपुट होता है टेम्परेचर और वेलोसिटी इंक्रीज होती है. ठीक है. जो ये फिक्स ब्लेड है, जो एस, जो हम फिक्स ब्लेड बोल रहे हैं, स्टेटर बोल रहे हैं, इसके दो काम होते हैं. एक तो ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है, क्योंकि रोटर में क्या हो रहा है, रोटर उसके ऊपर वर्क कर रहा है एयर के ऊपर, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है एयर की. तो जब स्टेटर से पास होता है तो वो काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी बढ़ती है और प्रेशर फर्दर राइज होता है. कुछ प्रेशर तो रोटर में राइज हो रहा है. ठीक है. क्योंकि रोटर में वर्क हो रहा है तो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों राइज हो रहा है और साथ साथ में क्या हो रहा है, वेलोसिटी भी राइज हो रही है. जैसे कि सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में होता था, इम्पेलर करता था जो काम, यहाँ पे रोटर कर रहा है. फिर उसके बाद डिफ्यूज़र में जाती थी. डिफ्यूज़र क्या करता था, उसको काइनेटिक एनर्जी मिली है उसको किस में कन्वर्ट करता था, प्रेशर एनर्जी में. यहाँ पे वो काम स्टेटर कर रहा है. प्लस स्टेटर और क्या काम कर रहा है, वो फ्लूइड को एक फेवरेबल डायरेक्शन में दे रहा है, फेवरेबल डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है कि जब वो नेक्स्ट स्टेज में जाए तो क्या हो, वो विदाउट एनी शॉक जाए और वो रोटर ब्लेड में किसी प्रकार का कोई भी शॉक ना लगे. ठीक है. तो दिस इज ऑल द कंस्ट्रक्शन पार्ट. नेक्स्ट अपन देखते हैं वर्किंग. वर्किंग भी आपको काफ़ी हद तक समझा चुके हैं. क्या होगा, ड्राइव शाफ्ट में पावर आएगा, रोटेटिंग ड्रम रोटेट करेगा, रोटेटिंग ड्रम रोटेट करेगा तो उसके साथ रोटर
ये ब्लेड्स रोटेट करेगा और वो एयर को एक्सेलरेट करेगा, ठीक है, उसके एयर को एक्सेलरेट करेगा। अब ये जो ब्लेड्स है वो इस तरह से अरेंज होती है कि जो फ्रॉम डिफ्यूज़र पैसेज जब वो डिफ्यूज़र पैसेज से जाती है तो जो वेलोसिटी ऑफ एयर है, जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एयर है वो डिक्रीज होती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज़ अ राइज इन प्रेशर। जैसे जैसे वेलोसिटी डिक्रीज होगी, हमको पता है बर्नौली इक्वेशन के हिसाब से डिक्रीज इन वेलोसिटी हेड विल इंक्रीज इन प्रेशर हेड। तो यहाँ से जो पैसेज से वेलोसिटी जब यहाँ से जाएगी तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी स्टेटर से, और जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो वहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा। इसको हम डिफ्यूज़र पैसेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। द एयर इज फर्दर डिफ्यूज, एयर फिर से डिफ्यूज होगी व्हेन इट ट्रेवल टू द स्टेटर ब्लेड, जो कि डिफ्यूज़र की तरह काम करता है। दोनों जो ब्लेड है वो आर अरेंज टू हैव एन इक्वल टेम्परेचर राइज, दोनों ब्लेड में इक्वल टेम्परेचर राइज होता है इन द मूविंग एंड द फिक्स ब्लेड। और इसके कारण क्या होता है, जो एक्सियल वेलोसिटी रहती है वो थ्रू आउट कांस्टेंट रहती है। मीन्स जो इनलेट में भी एक्सियल वेलोसिटी सेम रहेगी, आउटलेट में भी सेम रहेगी, प्लस वो नेक्स्ट स्टेज में भी सेम रहती है, ठीक है। तो इस तरह से वो दोनों ब्लेड अरेंज होती है कि जो टेम्परेचर का राइज हो रहा है वो दोनों ही ब्लेड में सेम हो, ठीक है। ईच स्टेज ऑफ कंप्रेशर इज एग्जैक्टली सिमिलर विथ रिगार्ड टू एयर वेलोसिटी एंड ब्लेड इनलेट आउटलेट। हर स्टेज एक जैसा होता है जब हम बात कर रहे हैं एयर वेलोसिटी की या फिर ब्लेड के इनलेट और आउटलेट एंगल की, ठीक है। तभी जाके क्या होता है, हमको शॉकलेस परफॉर्मेंस मिलता है और स्मूथ फ्लो होती है और किसी प्रकार का कोई भी वाइब्रेशन नहीं होता। तो दिस इज हाउ आवर एक्सियल फ्लो कंप्रेसर वर्क। लेफ्ट हैंड साइड से एयर आएगी, इट विल मूव थ्रू द सेट्स ऑफ स्टेटर एंड रोटर ब्लेड एंड इट विल कंज्यूम वर्क या कंज्यूम एनर्जी फ्रॉम दिस रोटेटिंग ड्रम वाया रोटर ब्लेड, एंड with this its temperature pressure will rise and will get compressed gas, compressed air at the rightmost side of the axial flow compressor, okay. next is velocity triangle। ये इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल और आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल है, ठीक है। इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, ठीक है। तो देखते हैं अपन ब्लेड वेलोसिटी, दिस इज सी बी, और एट इनलेट एंड एक्सिट इज सेम। जो ब्लेड वेलोसिटी है वो इनलेट और आउटलेट में सेम है, क्यों? क्योंकि एक्सियल फ्लो है और इसका सेंटर से डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, तो जो ब्लेड वेलोसिटी विल रिमेन सेम। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में ऐसा नहीं होता था क्योंकि वो रेडियल फ्लो था। जब रेडियल फ्लो होता है तो कंटिन्यूसली रेडियस बढ़ता है, तो जो ब्लेड वेलोसिटी है वो सेम नहीं हो सकती। लेकिन जब एक्सियल फ्लो मशीन होती है, जैसे कि हमने स्टीम टरबाइन में देखा था कि उसमें जो ब्लेड वेलोसिटी होती है वो हमेशा सेम रहती है, इनलेट और आउटलेट में इक्वल होती है, ओके। अब क्या हो रहा है, ये C1 वेलोसिटी से इनलेट हो रही है एयर एट एन एंगल अल्फा 1, एंड विद दिस वी गेट रिलेटिव वेलोसिटी दैट इज CR1। CBL और C1 कॉम्बिनेशन से हमको रिलेटिव वेलोसिटी मिली CR1, जो कि बीटा 1 एंगल से इंक्लाइन रहेगी इन एक्सियल डायरेक्शन। एक्सियल डायरेक्शन से वो बीटा 1 एंगल से इंक्लाइन रहेगी। और एक्सियल डायरेक्शन क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो। जिस CF का जो डायरेक्शन है दैट इज एक्सियल डायरेक्शन। इससे अल्फा एंगल में एब्सोल्यूट वेलोसिटी इंक्लाइन रहेगी और बीटा 1 एंगल में रिलेटिव वेलोसिटी रहेगी। और ये रिलेटिव वेलोसिटी आई कैसे, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ इनलेट वेलोसिटी C1 एंड ब्लेड वेलोसिटी CBL, ओके। ड्यू टू द डिफ्यूजन एंड डाइवर्जिंग पैसेज फॉर्म बाय द रोटर में भी क्या है, डाइवर्जिंग पैसेज है, तो क्या होगा, वहाँ पे भी कुछ प्रेशर राइज होगा, जैसे कि हमने देखा था विद द एक्सपेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और इसके कारण क्या होगा, जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगी फ्रॉम CR1 टू CR2, एंड वर्क इज डन ऑन एयर बाय द रोटर ब्लेड एयर के ऊपर वर्क कर रहा है, ठीक है। तो जो वेलोसिटी एब्सोल्यूट वेलोसिटी है वो भी बढ़ेगी, एंड इट बिकम C2 फ्रॉम C1, एंड C2 इज ऑलवेज बी ग्रेटर देन C1 बिकॉज वर्क इज गिवन टू द एयर। तो उसमें प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, प्लस काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, ठीक है। एयर फिर क्या होगा, निकलेगा आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल में C2 से निकल गया रोटर से, ठीक। दिस विल रिमेन सेम, दैट इज एक्सियल वेलोसिटी विल रिमेन सेम इन बोथ द इनलेट कंडीशन एंड आउटलेट कंडीशन। ब्लेड वेलोसिटी विल सेम CBL, this is also CBL from here to here, okay. Now there will difference in relative velocity. CR2 is more than CR1 and C2 is more than C1. Correspondingly CRW1 and CW1 CW2 will be changed. After that what happened, after coming out of the rotor, air enters the stator blade, and what happened there, again stator is designed to be to provide diverging passage,
और यहाँ पे क्या होगा, जो वेलोसिटी गेन हुई है, जो c1 वेलोसिटी से c2 वेलोसिटी गेन हुई है, that c2 velocity is quite high velocity and here in stator again this velocity drop to c3, उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, c3 वेलोसिटी हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि here kinetic energy is converted into pressure energy and the pressure of fluid further increase in stator blade। ठीक है, तो जो फ्लूइड है वो रोटर ब्लेड में भी प्रेशर बढ़ा रहा है उसका, और स्टेटर ब्लेड में भी प्रेशर बढ़ रहा है। रोटर ब्लेड में क्यों प्रेशर बढ़ रहा है? बिकॉज वर्क इज गिवन टू इट प्लस बिकॉज ऑफ डाइवर्जिंग पैसेज। लेकिन स्टेटर ब्लेड में क्यों बढ़ रहा है? ओनली बिकॉज ऑफ डाइवर्जिंग पैसेज। तो जब रोटर से बाहर जब फ्लूइड आएगा, जो एयर आएगी हमारी, उसकी वेलोसिटी c3 रहेगी और वो a3 एंगल से रहेगा। तो जो डिफ्यूजर का या जो स्टेटर का वेलोसिटी ट्रायंगल है, वो थर्ड ट्रायंगल ये जो है वो है जिसमें c3 एब्सोल्यूट वेलोसिटी से, यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी रिलेटिव का कॉन्सेप्ट? क्योंकि वो स्टेशनरी है। जो स्टेटर है वो स्टेशनरी है, तो वहाँ पे रिलेटिव का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, एक ही टाइप की वेलोसिटी रहेगी, दैट इज एब्सोल्यूट वेलोसिटी एंड इट इज c3 एंड इट इज कमिंग आउट एट एन एंगल ऑफ अल्फा 3। तो जिस एंगल से ये जो अल्फा 3 से एंगल से आ रहा है, इसी एंगल से क्या होगा, फिर वो नेक्स्ट स्टेज के रोटर ब्लेड में जाएगी। तो जनरली व्हाट इज देयर, अल्फा 3 इज इक्वल टू अल्फा 1 एंड c3 इक्वल टू c1, इट इज जनरली c। ओके, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट वेलोसिटी ट्रायंगल। ये स्टैंडर्ड वेलोसिटी ट्रायंगल है। आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय यही दोनों इनलेट और आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल यूज होंगे, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि वर्क डन। ठीक है, वेलोसिटी ट्रायंगल तो देख लिया अपन ने, अब इसमें वर्क डन देखते हैं। देखिए, अब इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल से आपको क्या मिल रहा है? हमको पता है CBL इनलेट और आउटलेट में सेम रहेगा, CF इनलेट और आउटलेट में सेम रहेगा। तो ये CBL है, इट इज कंप्राइज ऑफ दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन। ठीक है, अब अगर मैं tan अल्फा 1 लगाता हूँ तो tan अल्फा 1 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स CW1 बाय CF एंड tan बीटा 1 इज CRW1 बाय CF। जब हम CRW1 और CW1 को प्लस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? ब्लेड वेलोसिटी एट इंडेक्स। ओके, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो CBL व्हाट इट विल गिव, CF tan अल्फा 1 प्लस CF tan बीटा 1। CF दोनों में कॉमन निकाल के हम इसको डिनोमिनेटर में ला सकते हैं, तो विल गेट CBL बाय CF इज इक्वल टू tan अल्फा 1 प्लस tan बीटा 1। सिमिलरली फॉर आउटलेट ट्रायंगल वी विल गेट CBL बाय CF इज इक्वल टू tan अल्फा 2 प्लस tan बीटा 2। यहाँ पे अल्फा 2 और बीटा 2, तो ये एक रिलेशन मिल गया हमको फ्रॉम इनलेट एंड आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। इससे क्या पता लग रहा है हमको? that tan alpha 1 plus tan beta 1 will be equal to tan alpha 2 plus tan beta 2 because left hand side of both the equations are same। ठीक है, अब हम एज्यूम करते हैं that 1 kg of air flow through the compressor। now according to Newton's second law टेंजेंशियल फोर्स कितना होगा? चेंज इन टेंजेंशियल वेलोसिटी दैट इज CW2 माइनस CW1। जितना टेंजेंशियल वेलोसिटी में या वेलोसिटी ऑफ वर्क में चेंज आएगा उतना ही टेंजेंशियल फोर्स पर केजी डेवलप होगा। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? इसको ब्लेड वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको वर्क डन मिल जाएगा। सेम जैसा हम स्टीम टरबाइन में करते थे, सेम चीज़ हो रही है, CW2 माइनस CW1 इंटू U। यहाँ पे क्या होता है? CBL है हमारा ब्लेड वेलोसिटी एंड दिस इज इक्वल टू, वी नो दैट CP T02 माइनस T01 एक्चुअल, नॉट आइसेंट्रोपिक, एक्चुअल टेम्परेचर राइज इंटू स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो अब हमारा जो वर्क है वो ये भी है और हमारा जो वर्क है वो ये भी है। हेंस वर्क कंपोनेंट यहाँ पे जीरो नहीं होगा, CW1 एंड CW2 दोनों की कुछ वैल्यू रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जो फ्लो है वो एक्सियली है। ये जीरो कब होता है? जब फ्लो रेडियल डायरेक्शन में होता है, जैसे सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में हो गया था ये, CW1 क्या हो गया था? जीरो हो गया था, क्योंकि वहाँ पे रेडियल डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक्सियल डायरेक्शन है, इसलिए CW1 और CW2 दोनों की कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी। नाउ वर्क डन कैन ऑल्सो भी रिटर्न एज, वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं? CW2 माइनस CW1 को इस इक्वेशन में अगेन CW2 को हम क्या लिख सकते हैं? CF tan अल्फा 2, tan अल्फा 2 क्या होगा? CF बाय परपेंडिकुलर CW2 बाय CF परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो CW2 कैन बी रिटर्न एज CF अल्फा tan अल्फा 2 एंड CW1 कैन बी रिटर्न एज CF tan अल्फा 1। तो यहाँ पे हम रिप्लेस कर दे CW2 को CF tan अल्फा 2 से और CW1 को CF tan अल्फा 1 से, और CF को कॉमन ले लें तो वर्क डन हमारा CBL CF tan अल्फा 2 माइनस tan अल्फा 1 हो जाएगा एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू दिस CP T02 माइनस T01 एंड फ्रॉम हियर वी नो दैट tan अल्फा 2 माइनस tan अल्फा 1 इज इक्वल टू tan बीटा 2 माइनस tan बीटा 1। जब हम ये दोनों इक्वेशन को देखेंगे, इक्वेट करेंगे, तो tan अल्फा 2 माइनस tan अल्फा 1 कैन बी रिटर्न एज tan बीटा 2 माइनस tan बीटा 1। तो जो हमारे वर्क के हमारे पास अब देखिए कितने फॉर्मूले आ गए। एक वर्क
इज इक्वल टू सी बी एल सी डब्ल्यू टू माइनस सी डब्ल्यू वन, एक वर्क इज इक्वल टू सी पी टी जीरो टू माइनस टी जीरो वन एक्चुअल मीन्स एक्चुअल टेम्परेचर राइट, एक आ गया सी बी एल सी ए टेन अल्फा टू माइनस टेन अल्फा वन, और दूसरा वर्क आ गया सी बी एल सी ए टेन बीटा टू माइनस टेन बीटा वन। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देख लेंगे कि कौन सा वर्क हमारे को फॉर्मूला लगाना है और हम उसको उस फॉर्मूले को यूज़ करके वर्क निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आप लोग इसका वर्किंग देखिए, इसका कंस्ट्रक्शन देखिए, वेलोसिटी ट्रायंगल देखिए और ये फॉर्मूले याद रखने की कोशिश करिए। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, जो एक्सियल फ्लो कंप्रेसर में जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, उसके बाद फिर हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।